हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी IOLCP यानी IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो स्टॉक है वो इतने कम पी में क्यों ट्रेड कर रहा है, जबकि इसके जो पीयर्स है वो यहाँ पे अराउंड 6 टाइम्स ऑफ द पी ऑफ IOLCP यहाँ पे वो ट्रेड कर रहे हैं। जो IOLCP का जो पी है वो अराउंड 7-8 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज यहाँ पे अराउंड 40-42 का आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे इसके पीछे रीजन क्या है एंड यहाँ पे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ये सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। तो अगर मैं वैल्यूएशंस का मैं बात करूं तो IOLCP का जो करंट पीई है वो अराउंड 7.6 का है एंड इंडस्ट्री पीई अराउंड 41 का है। तो यहाँ पे क्यों IOLCP यहाँ पे इतने कम पीई में ट्रेड कर रहा है, जिसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे फिनेंशियल्स पहले कंसिडर करेंगे कि कंपनी का यहाँ फिनेंशियल्स कैसा रहा है लास्ट 4 से 5 सालों में, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है कि ये क्यों इतना कम पी में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं कंपनी के ईवी टू इबिट्टा रेशियो देखूं तो ये यहाँ पे कंप्लीट डिक्लाइन में दिख रहा है। तो इसके जो वैल्यूएशंस है वो धीरे धीरे अभी घटते जा रहे हैं, स्टॉक प्राइस के वैल्यूएशंस धीरे धीरे घट रहे हैं। अगर मैं 2015 से देखूं टिल 2020 तो यहाँ पे 41.5 से ये 1.5 तक आता हुआ दिखा है, यानी ये कांस्टेंट रिडक्शन है। तो इसके पीछे भी हम यहाँ पे रीजंस डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स किस प्रकार के रहे हैं लास्ट 5 साल में, कि इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा है। अगर मैं रेवेन्यू के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। इन 2016 इट वाज अराउंड 580 करोड़ ओवरऑल एक साल में, जबकि यहाँ पे अभी हमें ये दिख रहा है अराउंड 1971 यानी 1971 करोड़ पे जाता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ पे रेवेन्यू अराउंड 4.5 टाइम्स होता हुआ दिख रहा है। माफ कीजिएगा, इट इज 3.5 to 4 टाइम्स होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूं तो नेट प्रॉफिट में भी हमने यहाँ पे एक अच्छा इंक्रीज देखा है। 2016 में ये -40 करोड़ नेट प्रॉफिट था, जबकि अभी ये अराउंड 460 करोड़ के आसपास पॉजिटिव प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है एंड प्रॉफिट भी यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव एंड यहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है ओवर द इयर्स। अगर मैं 3 ईयर CAGR रेवेन्यू ग्रोथ देखूं तो वो अराउंड 39% है एंड 3 ईयर CAGR प्रॉफिट ग्रोथ देखूं तो वो है अराउंड 326% का है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है ओवर द इयर्स। तो यहाँ पे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट तो यहाँ पे अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे मार्जिन डिक्रीज कर रहा है, क्या एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या मार्जिन रिड्यूस कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे हम चेक करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है फ्रॉम 2016 टू 2021, जहां पे हमने यहाँ पे अभी तक लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अराउंड 618 करोड़ का एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा है, जबकि पहले ये 51 करोड़ पे था। एंड अगर मार्जिन्स देखें तो ऑब्वियसली मार्जिन्स में भी हमने इंक्रीज देखा है फ्रॉम 8% टू 30%। तो इंक्रीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा आता हुआ दिख रहा है। आगे देखते हैं कि रिटर्न रेशियोज इसके कैसे रहे हैं। रिटर्न रेशियोज में अगर हम देखेंगे 2016 में जो -21% का था, अभी यहाँ पे वो 40% से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एज अ थंब रूल हम मानते हैं कि एनी ROE ROC का नंबर अगर 15% से ज्यादा हो तो उसको हम एक अच्छा नंबर मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ROE का नंबर अराउंड 45 के आसपास है एंड ROCE भी आप देख सकते हैं अराउंड 62% के आसपास है। जो नंबर है यहाँ पे स्पेक्टेकुलर आता हुआ दिख रहा है। तो रिटर्न रेशियोज तो यहाँ पे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कंपनी के डेट के बारे में, क्या यहाँ पे कंपनी के पास डेट है। तो कंपनी के पास 2016 में डेट था एंड फ्रॉम वहां से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेट घटता हुआ दिखा है। जो डेट टू इक्विटी रेशियो दिख रहा है आपको वो था पहले 2.4 का इन 2016, जो कि यहाँ पे घटते घटते अभी 0.1 एंड अभी ऑलमोस्ट 0 पे आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट FY18 में अराउंड 422 करोड़ का था, अभी FY20 में अराउंड 56 करोड़ का था एंड अभी अगर हम देखें हाफ ईयर में अराउंड 21 करोड़ का ओवरऑल डेट दिख रहा है। इक्विटी की अगर हम बात करें तो इक्विटी में हमने यहाँ पे अच्छा इंक्रीज देखा है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 पे जाता हुआ दिख रहा है। तो डेट का भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि IOLCP का जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है, क्या नेचर का है। यहाँ पे बिजनेसेस यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक है केमिकल्स, दूसरा है API। तो API बिजनेस में जैसे कि आप देख रहे हैं आइबुप्रोफेन जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है फॉर पेन किलर्स, मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक है, एंटी प्लेटलेट, एसिड कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे APIs यहाँ पे कंपनी यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। एंड अगर मैं केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स का हम बात करूं तो यहाँ पे इथाइल एसीटेट, आइसोब्यूटाइल बेंजीन एंड एसिटाइल क्लोराइड
क्लोराइड, ये 3 यहाँ पे केमिकल्स बनाती है। आइसोब्यूटाइल बेंजीन एंड एसिटाइल क्लोराइड ये एक रॉ मटेरियल, एक इंग्रेडिएंट जैसा काम करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ आइबुप्रोफेन। अगर मैं सेगमेंट के मार्जिन का बात करूं तो यहाँ पे केमिकल बिजनेस का जो मार्जिन है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू अगर मैं ड्रग्स का मार्जिन देखूं। ड्रग्स का मार्जिन जैसे कि आप देख रहे हैं अराउंड 40% के आसपास है, जबकि यहाँ पे केमिकल्स का जो मार्जिन है अराउंड 10 to 15% का ओवरऑल आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ओवर द इयर्स अगर देखें तो इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे केमिकल्स से कम होता जा रहा है एंड ड्रग्स एपीआई में यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। दैट मीन्स उनको ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है फ्रॉम अ हाई मार्जिन सेगमेंट से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो इनके यहाँ पे प्रॉफिट में भी हम आगे चल के उतना अच्छा इंक्रीज देख सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम में, एपीआई सेगमेंट में यहाँ पे 81.2% ऑफ रेवेन्यू आता है आइबुप्रोफेन से एंड स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में यहाँ पे 78% ऑफ रेवेन्यू आता है इथाइल एसीटेट से। यानी अगर मैं देखूं तो ओवरऑल 80% से भी ज्यादा का रेवेन्यू आता है इन दो प्रोडक्ट आइबुप्रोफेन एंड इथाइल एसीटेट से। नाउ ये यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क लेके आता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है कंपनी का ऑन दीज टू प्रोडक्ट्स। अगर ये दो प्रोडक्ट में कल को डिमांड में या सप्लाई में कुछ ज्यादा इधर उधर होता है तो यहाँ पे बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आइबुप्रोफेन का डिमांड कल को कम होता है या फिर बहुत सारे कंपनीज आ जाते हैं जो आइबुप्रोफेन यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी को आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज वहां पे प्राइसिंग वॉर स्टार्ट हो सकता है। तो वो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आईएलसीपी के लिए यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है आइबुप्रोफेन इंडस्ट्री का जो नेचर है। आईओएलसीपी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है आइबुप्रोफेन। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आइबुप्रोफेन से इनको बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू आता है एंड प्रॉफिट में अगर देखो तो प्रॉफिट भी बहुत बड़ा चंक यहाँ से आइबुप्रोफेन में आता है, बिकॉज ये जो बिजनेस है इनका हाई मार्जिन बिजनेस है। तो ये समझने के लिए हमें पहले 5-6 साल पहले जाना पड़ेगा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2015 में यहाँ पे हमने एक रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा था एंड प्रॉफिट्स यहाँ पे नेगेटिव पे जाते हुए देखे थे। तो यहाँ पे ये क्यों हुआ था इसको यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। तो 2015 में यहाँ पे आइबुप्रोफेन का जो सप्लाई था वो यहाँ पे बहुत ज्यादा था, उसके हिसाब से वहां पे डिमांड नहीं था, जिसके कारण यहाँ पे जो मार्केट डायनामिक्स ऐसे थे कि यहाँ पे आईएलसीपी के पास प्राइसिंग कंट्रोल नहीं था एंड जो मार्केट डिमांड करता था प्राइस वहां पे आईएलसीपी को उतना प्राइस में उसको बेचना पड़ता था। उसी तरह रॉ मटेरियल में भी यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल है वो भी आईएलसीपी के पास नहीं था। आईएलसीपी को जो रॉ मटेरियल जो प्राइस में वहां मिल रहा था वो भी अगेन मार्केट ड्रिवन प्राइसेस थे एंड वो उसको वो प्राइस में खरीदना पड़ता था, जिसके कारण यहाँ पे जो प्राइसिंग कंट्रोल था आईएलसीपी के पास वो यहाँ पे नहीं बन पाया। यानी यहाँ पे जितना प्राइस घटा आइबुप्रोफेन का सेलिंग प्राइस यहाँ पे घटा, लेकिन उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस वो कांस्टेंट रहा, बिकॉज यहाँ पे प्राइसिंग पावर नहीं था आईओएलसीपी के पास, जिसके कारण हमने यहाँ पे लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखे थे। और ये यहाँ पे बनता है उसका दूसरा रिस्क कि यहाँ पे प्राइसिंग पावर नहीं है आईओएलसीपी के पास एंड वो यहाँ पे आगे चल के भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि अगर 2016 में ऐसा हुआ तो अभी लास्ट 2 साल में या 2-3 सालों में यहाँ पे कैसे प्रॉफिट्स कमा रही है आईओएलसीपी। तो लकीली फॉर आईओएलसीपी उसके बाद ये हुआ था कि बीएएसएफ जो एक वन ऑफ द मेजर आइबुप्रोफेन प्रोड्यूसर्स है वर्ल्ड का, वो यहाँ पे अपना फैक्ट्री शट डाउन कर दी। उसके शट डाउन के कारण जो सप्लाई है वो सप्लाई में हमने रिडक्शन देखा एंड प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हुए देखे। तो यहाँ पे आपने जो लास्ट 3 साल में इसका परफॉर्मेंस है इतना अच्छा होता हुआ देखा, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आइबुप्रोफेन का जो प्राइसेस है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे, जिसके कारण हमने रेवेन्यू में भी एक इंक्रीज देखा और जिसके कारण हमने प्रॉफिट्स में भी एक इंक्रीज देखा। तो यहाँ पे ऑल्दो प्राइसिंग पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिमांड सप्लाई के इशू के कारण हमने यहाँ पे आईएलसीपी का जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ते हुए देखा है इन द लास्ट 2-3 इयर्स। तो आगे चल के क्या ऐसा ये प्रॉब्लम आ सकता है? जरूर ये प्रॉब्लम फिर से आगे आ सकता है। बीएएसएफ जब अपने प्लांट्स फिर से स्टार्ट कर देगी, फिर से आइबुप्रोफेन का जो मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तब आईएलसीपी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज आईएलसीपी के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी प्राइसेस यहाँ पे कंट्रोल नहीं है एंड वो जो कॉस्ट प्राइस को अपने मैनेज नहीं कर पाएगी एंड यहाँ पे लॉसेस कर सकती है। एंड आइबुप्रोफेन अब 50% ऑलमोस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे कंपनी का। सो ओवरऑल
जो डिपेंडेंसी ऑन आइबुप्रोफेन वो आगे चल के कंपनी को हर्ट कर सकती है। जैसे कि मैंने बताया आइबुप्रोफेन का प्राइसेस 2016 से 2019 आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा शार्प इंक्रीज देखा था, ऑलमोस्ट डबल होता हुआ हमें दिखा था। तो हमने देखा यहाँ पे आईएलसीपी के जो फाइनेंशियल्स थे वो बहुत अच्छे हैं, डेट रिड्यूस हो रहा है, रेवेन्यू अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट्स अच्छे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही चलता हुआ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन, रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क है एंड जो प्रोडक्ट रिस्क है, इनका जो मार्केट डायनामिक्स है एंड जो मार्केट में उनका प्राइसिंग पावर नहीं है, वो जो रिस्क है वो यहाँ पे उस पर हावी आते हुए पड़ते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण ये अभी लोअर सीपी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे सब कुछ खराब ही है या फिर यहाँ पे कुछ होप्स हैं? तो यहाँ पे जो पहला होप है वो है आईएलसीपी ने जो ये प्रॉब्लम है कि इनका जो ओवर डिपेंडेंसी ऑन आइबुप्रोफेन है वो यहाँ पे रियलाइज किया था बैक इन 2016-2017। वहां से हमने यहाँ पे देखा है कि कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का ट्राई कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो आगे जाके हम जो यहाँ पे रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क है वो यहाँ पे घटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम लग सकता है। कोई भी प्रोडक्ट आके यहाँ पे पहले दिन में ही मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा चंक ऑफ मार्केट शेयर नहीं ले सकता। तो वो रिस्क तो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आगे चल के हम यहाँ पे बेटर पोजीशन आता हुआ देख सकते हैं आईएलसीपी के लिए। दूसरा ये है कि आइबुप्रोफेन का जो डिमांड है वो मार्केट में अभी भी स्ट्रांग है एंड अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है इसका, वो भी यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा हमें आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो डिमांड है वो यहाँ पे स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगा, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका जो नेगेटिव पार्ट ये है कि यहाँ पे सप्लाई भी हमें उस हिसाब से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज हैं जो यहाँ पे आइबुप्रोफेन के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ सकता है आगे चल के, लेकिन डिमांड भी उस हिसाब से हमें यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है आइबुप्रोफेन में। तीसरा जो चीज है वो ये है कि बैक इन 2015 या 2014 यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़े सवाल लगे थे कि जो डेट का पेमेंट है वो यहाँ पे कंपनी नहीं कर पा रही थी, जो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा था एंड बहुत सारा सेलिंग भी हमने तब प्रेशर देखा था। ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा न्यूज ये है कि आईएलसीपी अभी ये डेट फ्री हो चुका है। तब मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सवाल उठाए गए थे वहां पे, एंड नाउ अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ने उसको एक अच्छा रिप्लाई दिया है, वाई रिड्यूसिंग इट्स डेट टू जीरो इन करस्पॉन्डिंग ईयर्स। तो ये जो मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे नेगेट करता हुआ दिख रहा है एंड यहाँ पे अभी आईएलसीपी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है। एंड जो लास्ट है वो ये है कि यहाँ पे जो पीएलआई स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एपीआईज यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आईएलसीपी को बहुत ज्यादा फायदा देता हुआ दिख सकता है आगे जाके, जिसके कारण हम यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं इन आईओएलसीपी। तो एट द एंड ऑफ इट जैसा कि हमने देखा कि फाइनेंशियली कंपनी अभी स्ट्रांग पोजीशन में है, जो फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग लग रही है, लेकिन जो मार्केट डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क लेके आता है, जिसके कारण हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देखा है ऑफ इन्वेस्टर्स, इसलिए यहाँ पे ये इतने कम पीई में ट्रेड कर रही है। तो क्या आगे चल के भी ये सेम रहेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी स्टेप्स ले रही है टू रिड्यूस इट रिस्क एंड ये हमें आगे चल के प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है, लेकिन इन द शॉर्टर टर्म और इन मीडियम टर्म यहाँ पे कुछ ज्यादा आंसर्स आता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, तो ये यहाँ पे टाइम ले सकता है। तो अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हैं, तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये यहाँ पे मल्टी बैगर बन सकता है अगर ये यहाँ पे अपने जो रिस्क है उसको यहाँ पे स्प्रेड आउट कर सकता है या फिर रिस्क यहाँ पे अपने घटा सकता है, मिटिगेट कर सकता है। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या फिर एक मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इससे दूर रहें या फिर बहुत एक छोटा सा एक एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन बड़े एलोकेशन के लिए मैं यहाँ पे आपको डिस्करेज जरूर करूंगा। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करूं तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 43.7% पे कांस्टेंट ही होता हुआ दिख रहा है, कोई भी शेयर्स यहाँ पे प्लेस नहीं है। एफआईआईज ने अपना होल्डिंग यहाँ पे घटाया है फ्रॉम 7.8% टू 6% एंड डीआईआईज ने अपना होल्डिंग कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग नहीं दिखाया है उन्होंने। डीआईआईज का होल्डिंग ओवरऑल सिर्फ 0.1% का है एंड पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है फ्रॉम 48.5% टू 50.3%। अगर मैं ओवरऑल रिटर्न्स के बारे में बात करूं आईएलसीपी का, तो 1 मंथ में अराउंड 6% का रिटर्न है, 3 मंथ्स में अराउंड -13% का रिटर्न है, 6 मंथ्स में -11% का रिटर्न है, 1 ईयर में 104% यानी यहाँ पे डबल होता हुआ दिख रहा है स्टॉक प्राइस, 3 इयर्स में अराउंड 481% का रिटर्न है, 5 इयर्स में 518% का रिटर्न है, 10 इयर्स में 1378% का ओवरऑल रिटर्न आता हुआ दिख रहा है फ्रॉम आईओएलसीपी।
आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा इनकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।